तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे होंगे। तो आज के कुछ टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम शॉर्ट रूप से बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं आप सभी से सभी क्वेश्चनों पर। तो केवल और केवल आपको कान में लीड लगाकर या अपने जो एयरफोन है ब्लूटूथ वाली जैसी भी हैं आपके पास, उन्हें लगाकर गौर से इस क्लास को सुनिएगा। आपको कहीं ना कहीं इस क्लास से फायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दूंगा जो आपने ना तो कभी सुनी होंगी और ना शायद आपने जानी होंगी। ठीक है, तो आप सभी को कुछ ना कुछ इस क्लास से सीखने को जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप भी इसी प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे भी। ठीक है, तो अभी तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए और स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जो आपके सपनों की उड़ान को 2 कदम आगे लेकर जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार और उन्मूलन संस्मरण दिवस। तो यह दिवस क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय दास व्यापार और उनका उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन सभी की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। अगर हम आपको बताऊं दोस्तों, जो हमारा पश्चिमी यूरोप है, यह इसने क्या किया था, लगभग सभी देशों पर अपना उपनिवेश किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। और इसने ट्रांस जो हमारा अटलांटिक था उस सभी से लाभ कमाया इन दासों के द्वारा। यानी एक ऐसी प्रवृत्ति जो मानव को ही मार रही हो, मानव को ही इस प्रकार से अपना काम करा रही हो, तो ऐसे क्षेत्रों में दास काम करते थे। आप सभी को इस चीज़ का मालूम होगा कि किस प्रकार से आदमी को बेचता था, है ना, और कार्य करने के लिए उन्हें बहुत दूर दूर तक अपने देशों से ले जाता था, है ना। तो इसी को रोकने के लिए सबसे पहले 23 अगस्त 1791 में एक आग उठी, और ये आग उठी आपका सेंटो डिएगो द्वारा। इन्होंने पहला विद्रोह किया था इटली में। इन्होंने जब अपना पहला विद्रोह किया तो ट्रांस अटलांटिक दास के उन्मूलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिवस दास और व्यापार जैसी त्रासदी कारणों का बहुत बड़ा परिणाम है, आप सभी को याद होना चाहिए। और एक क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो हमारा दास प्रथा का अंत किया गया था वो 1843 में एलन बुरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके, इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है ये दास प्रथा जो थी वो काफ़ी बुरी प्रथा थी। ठीक है, ये कुरीतियाँ थी जो हमारे समाज में पल रही थी बहुत दिनों से, लेकिन इसका अब अंत हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि हाल ही में कर्नाटक में एक समस्या देखी गई थी, विनय समरस योजना। ये स्टार्ट की गई थी कि विनय नाम का एक लड़का जब मंदिर में चला गया था तो वहाँ के मंदिर के धर्मात्माओं ने उसे पीट कर मार डाला था। तो इसीलिए विनय समरस योजना को स्टार्ट किया गया था, जिससे छुआछूत कम हो सके। हालांकि भारतीय संविधान में एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 17, जो अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जो समाज है, इस समाज की भ्रांतियाँ जो अभी भी खत्म नहीं हो पा रही हैं, इन चीज़ों को ही लोगों को प्रति जागरूक करने के लिए इस दिवस को भी मनाया जाता है, और बहुत सारे दिवस ऐसे मनाए जाते हैं। आर्टिकल 23 में आप सभी को पता है ये दुष्व्यवहार पर रोक लगाता है, मानव तस्करी पर रोक लगाता है। आर्टिकल 24 में बलात्श्रम पर रोक लगाई जाती है, और आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है ना, धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का भी आपको आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी गौर से सुनेंगे और सभी जानकारियों को अपनी कॉपी पर नोट डाउन भी करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य का गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल होने के लिए नामित की गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं गरबा एक बहुत ही फेमस डांस है, जो कहाँ का है मित्रों? गुजरात का। गुजरात का बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो शब्द है गरबा, ये गर्वदीप से निकला है। आप सभी को याद होना चाहिए किससे? गर्वदीप से यह शब्द बना है। और गरबा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना या 2 जनों का होना बहुत जरूरी है। नृत्य करते समय आपको पता है एक हाथ में डंडी, 2 हाथ में, यानी दोनों हाथों में 2-2 डंडियां होती हैं। आप सभी को याद होना चाहिए, है ना। और गुजरात गरबा के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है, ये आप सभी को याद होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं गरबा को हाल ही में यूनेस्को की संस्कृति में शामिल किया गया है ना। तो इससे पहले भी एक और किया गया था, आपको पता है कालबेलिया। और ये कालबेलिया कहाँ का है? तो ये है आपका राजस्थान का। ठीक है, इसको भी शामिल किया गया था यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में। अब यूनेस्को को समझ लेते हैं। तो यूनेस्को के जो निदेशक हैं
एरिक फॉल्ट, इनके द्वारा इस गुरबा को नियत में शामिल करने की बात कही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ठीक है, गुजरात का है ये गरबा, आप सभी लोग जानते हैं। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी क्या है मित्रों? गांधीनगर। और गांधीनगर में हमारा 2022 का डिफेंस एक्सपो होने वाला है। क्या होने वाला है? डिफेंस एक्सपो होने वाला है। गुजरात के जामनगर में ही आपको पता है ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर का भी आयोजन किया गया है, या ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर की स्थापना की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, विधानसभा सीटों की संख्या 183 है। ठीक है, और गुजरात के बारे में जाने तो गुजरात के पास सबसे लंबा तट है, यानी भारत में अगर सबसे लंबा तट बात करें तो गुजरात के पार है, लगभग 1600 किलोमीटर का इसके पास तट है। ठीक है, जिसकी सीमा किससे लगती है? अरब सागर से। यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। ठीक है, आप सभी को याद होना चाहिए। ये पॉइंट आपको एक और याद करना होगा कि जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें कुल हमारी 40 धरोहर हैं, और जो 40वीं हमारी धरोहर है वो है धौलावीरा। जबकि 39वीं जो हमारी धरोहर थी उसका नाम था क्या? रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। मित्रों, आपको कुल अमूर्त धरोहर तो मालूम है कितनी है? 14। कितनी है? 14। और 14वीं हमारी कौन सी है? दुर्गा पूजा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में होगा। और WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर कहाँ पर खोला गया है? जामनगर, गुजरात में। लड्डू दर्शन, माफ करना, सीमा दर्शन योजना, ये गुजरात में स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। वहीं पर लड्डू वितरण योजना, ये भी गुजरात सरकार की एक योजना है। इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है मित्रों? तो ये है आपके साधु बेट द्वीप, नर्मदा नदी पर। और कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, इसके जो वास्तुकार हैं जिनका नाम है राम सुतार। क्या नाम है मित्रों? राम सुतार। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लोह पुरुष, भारत का एकीकरण करने वाले, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये एक प्रतिमा है जो आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही डीप में जाकर आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसी में मैंने आपका एक और क्वेश्चन था, उसको भी मैंने इसी में मिला दिया है। और मैं दोनों क्वेश्चनों को आपको इसी क्वेश्चन में रिलेट करके बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है बहुत ही पेशेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ठीक है, तो इसके पीछे थोड़ी सी आपको जानकारी थोड़ी सी याद रखनी है कि हाल ही में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिरला, स्वामी विवेकानंद और महाराष्ट्र में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी कृष्णविद हैं पांडुरंग खान खोजे। आप सभी लोग इनका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, पांडुरंग खान खोजे। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी दूंगा आपको खान खोजे के बारे में भी। लेकिन आपको जानना है कि जो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो कहाँ पर किया गया? मैक्सिको में। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में तीसरे नंबर पर ये आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले आता है आपका कनाडा, दूसरा अमेरिका और तीसरा आता है मैक्सिको। तो यहीं पर हाल ही में जो 6 दिवस की यात्रा पर गए हैं हमारे ओम बिरला जी, यानी कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष, तो उन्होंने यहाँ पर विवेकानंद और सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी है पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किया है। यहीं पर इन्होंने क्या किया है? तो कनाडा में इन्होंने जो 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय जो सम्मेलन है इसका प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है यहाँ पर। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की बहुत ही डीप में। अब आप सभी को मैं बता देता हूँ किसने इसका अनावरण किया है। तो ओम बिरला जी ने, और ये लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं। पांडुरंग खान खोजे का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था, आप सभी लोग को जानना चाहिए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ था। और युवा छात्र समूह के ये नायक थे। हिंदू सुधार स्वामी दयानंद और उनके आर्य समाज आंदोलन, जिसमें सुधार और सामाजिक परिवर्तन की भावना का इन्होंने बहुत ही पुरजोर से आह्वान किया था। इनके साथ साथ इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ बहुत प्रेरित करने वाले कार्य किए थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भी हुए थे। इन्होंने 1913 में क्या किया था? गदर पार्टी के संस्थापक के साथ इन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। और गदर पार्टी आप सभी लोग जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कौन? कृष्णविद पांडुरंग खान खोजे। अब बात कर लेते हैं द लीजेंड ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना बताऊं उतना ही कम है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है जिसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
और सबसे बड़ी बात जो इनको काफ़ी फेमस बनाती है वो है शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण दिया 1893 में, और इसीलिए मित्रों यहाँ पर जो आपका अमेरिका है, अमेरिका में ही लॉस एंजलिस में एक योग अकादमी इन्हीं के नाम से खोली गई है। ठीक है, और इनकी एक फेमस पत्रिका है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत इनकी एक फेमस रचना है। ठीक है, इनकी एक पत्रिका है। ये पॉइंट आप सभी को याद होने चाहिए। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको याद हुई होंगी। रामकृष्ण परमहंस, इसकी मिशन की स्थापना किसने की थी, शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ये पॉइंट भी आपका रखना है। 1897 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। हो सके तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि मैं आप सभी पर विश्वास बना चुका हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो राजीव गांधी, सबसे पहले राजीव गांधी के बारे में जानते हैं। तो राजीव गांधी का जन्म कब हुआ था मित्रों, 20 अगस्त को, और 20 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, सद्भावना दिवस मनाते हैं। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री में गिने जाते थे राजीव गांधी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पेराम्बदूर, और ये पेराम्बदूर कहाँ पर है, माफ करना, इनकी मृत्यु हुई थी पेराम्बदूर में। पेराम्बदूर में इनका क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, क्योंकि यहीं पर LTT के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। नेक्स्ट, अब जानते हैं कि राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन क्यों किया गया है। तो मित्रों यहाँ पर लगभग 30 लाख से ज़्यादा खिलाड़ी भाग करने वाले हैं, और ये 29 अगस्त को स्टार्ट होगा, और कई स्तरों में यानी ग्राम पंचायत लेवल तक इसके खेल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला जो चरण उसका होगा वो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाला है, और इसका शुभंकर रखा गया है शेरू। क्या रखा गया मित्रों, शेरू। कहाँ पर होगा ये, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन होने वाला है। कहाँ पर होगा, सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका, हाल ही में जो डिंडिया गांव में पड़ता है यहीं पर इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है इस पर इसका आयोजन किया जाएगा, और यानी 29 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा। और राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं आप सभी लोग जानते ही हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को मित्रों क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत ने लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीते थे, 1928, 1932 और 1936। यहाँ पर लगातार भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीते, और तीनों गोल्ड मेडल में जो मेजर ध्यानचंद थे ये शामिल थे। तो पहला जो हमारा 1928 का ओलंपिक हुआ था ये एम्स्टर्डम में हुआ था, दूसरा 1932 का ये लॉस एंजलिस में हुआ, और तीसरा हुआ था बर्लिन में। तो जो 1928 में हमारा गोल्ड इसमें जीता था भारत ने, यहाँ पर इन्होंने हॉकी के जादूगर ने 14 गोल लगाए थे, और जब 14 गोल इन्होंने लगा दिए तो तभी से ये क्या बन गए, हॉकी के जादूगर बन गए, और इसी मैच के दौरान इनका नामकरण हो गया हॉकी के जादूगर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीनों लगातार हैं, 1928, 1932, 1936, एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन, तीनों आपको याद होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, आप सभी को पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ राजीव गांधी खेल रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उनकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। कब मित्रों, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई। जब इनकी शुरुआत हुई थी तो ये पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए थे ये किसे दिया गया था, तो आप सभी को याद होना चाहिए, शतरंज के जादूगर। ये शतरंज के कौन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, माफ करना विश्वनाथ आनंद। किसको मित्रों, विश्वनाथ आनंद को यह पुरस्कार दिया गया था। और विश्वनाथ आनंद ये पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर हैं, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और इनकी बुक का नाम आप सभी को याद होना चाहिए, क्या है इनकी बुक का नाम, माइंड मास्टर। क्या है मित्रों, माइंड मास्टर इनकी बुक का नाम है। इसी प्रकार से मैं बात करूं कि 2018 में ये जो हमारा पुरस्कार था राजीव गांधी पुरस्कार, ये किसको दिया गया था, तो चीकू और चानू। किसको दिया गया था मित्रों, चीकू और चानू। चीकू तो आप सभी लोग जानते हैं ये कौन है, विराट कोहली, और चानू कौन है, तो मीराबाई चानू। 2019 में बात करूं तो ये दिया गया था आपको बजरंग पूनिया, और किसको दिया गया था, बजरंग पूनिया के साथ साथ इनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है, याद आएगा तो। और 2020 में ये कितने लोगों को दिया गया था, तो 5 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना रोहित शर्मा को दिया गया था। किसे, रोहित शर्मा। इसके साथ विनेश फोगाट के साथ साथ मरियप्पन थंगावेलु के साथ मानिका बत्रा के साथ, और एक और व्यक्ति जिनको दिया गया था, विनेश फोगाट, मानिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा
और एक रानी रामपाल। कौन मित्रों? रानी रामपाल। इन सभी को 2020 में दिया गया था। जबकि मैं बात करूं कि 2021 में ये कितने लोगों को दिया गया है, तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से पहली महिला क्रिकेटर कौन है आपकी? मिताली राज। कौन है मित्रों? मिताली राज। और एक बार फुटबॉलर कौन थे? सुनील छेत्री। इनको दिया गया था। इसके साथ साथ प्रमोद भगत को भी दिया गया था, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारियाँ थी जो आपको याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा गया मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे? झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल। कौन मित्रों? झारखंड और असम के पूर्व राज्यपाल सितवे रजी। कौन मित्रों? सितवे रजी का हाल ही में निधन हो गया। ये जो सितवे रजी हैं आपको याद होना चाहिए, सितवे रजी असम के और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड के और असम के पूर्व राज्यपाल ये रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इनका जन्म हुआ है। बात करें कब हुआ था, तो 7 मार्च 1939 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए जानते हैं। राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा आर्टिकल में कौन से में है? 80 में। आर्टिकल 80 में हमारी क्या है? राज्यसभा है। लोकसभा हमारी 81 में है और संसद हमारी 79 यानी 79 में है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से थोड़ी जानकारी आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 31, विधानसभा सीटों की संख्या है 403 और विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पर 100। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। कौन थे मित्रों? सुचेता कृपलानी, जो 1963 से 1967 तक यहाँ की मुख्यमंत्री रहीं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है यहाँ की पहली महिला मुख्य राज्यपाल कौन थी, तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। कौन थे मित्रों? सरोजनी नायडू। ठीक है, जबकि पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे, तो पहले पुरुष राज्यपाल थे ये थे होमरस मोदी जी। कौन थे मित्रों? होमरस मोदी जी। उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर में इसकी सीमा लगती है किससे, तो सहारनपुर से। जबकि इसकी दक्षिण में सीमा, दक्षिणतम सीमा कौन सी है? इसकी दक्षिणतम सीमा है, आपको याद रखना होगा, सोनभद्र। इधर कौन सा है हमारा? शामली, और इधर है हमारा बलिया। तो इस प्रकार से इसके जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो पॉइंट हैं यानी अंतिम जो राज्य जिले हैं उनके नाम है ये। झारखंड से आपको बताया कौन है हमारी, तो वर्तमान में जो हमारे 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ये यहाँ से क्या थी? यहाँ से राज्यपाल थी। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। उड़ीसा मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? यशवंत सिन्हा। कौन थे मित्रों? यशवंत सिन्हा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बेहद इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? तो आप सभी को यहाँ पर इस पॉइंट को भी याद रखना होगा। क्या पूछा गया है? भारत की पहली वेधशाला जो क्या करेगी? अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखेगी। ये 10 सेंटीमीटर से आकार के जितने भी अंतरिक्ष में वस्तु घूम रही हैं उन सभी वस्तुओं पर नज़र रखने वाला है। ठीक है, तो धरती की परिक्रमा जो भी कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर के आकार की वस्तु, उन सभी पर नज़र रखेगी। ये वाणिज्य स्थिति जागरूकता वेधशाला है जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में उत्तराखंड में इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर मौजूद वेधशालाओं में दुनिया के वाणिज्य, और ये उत्तराखंड के निवासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उनके राज्य में इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता की निगरानी के साथ साथ जमीन पर स्थित सभी संवेदनशील जो नेटवर्क होंगे उन सभी को अंतरिक्ष में गतिविधियों पर नज़र भी रखेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जहाँ पर इतना बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। जीतकर हारने वाले को क्या कहते हैं? हार कर जीत कर हारने वाले क्या कहते हैं? उत्तराखंड के प्रधानमंत्री पुष्कर धामी। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है मित्रों? गुरमीत सिंह। आप सभी को इनका पॉइंट नाम याद रखना है। सबसे पहला हर्बल पार्क कहाँ पर खोला गया था? तो उत्तराखंड में खोला गया था। और उत्तराखंड में हमारा क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, जिसका नया नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। ठीक है, और नया नाम क्या होगा इसका? रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपको कांग्रेस संबंधित कुछ अधिवेशनों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वीं राष्ट्रीय बीज 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। और ये कृषि मंत्रालय जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा
इसे स्टार्ट किया गया है। ये 11वें नंबर का है, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस। इसे किया क्यों गया है, इसको करने का कारण क्या है, तो तिलहनी और दलहनी फसलों के उन्नत बीज के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया है ना। इसके लिए इसका आयोजन किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इसी जो हमारा सम्मेलन हुआ है या आयोजन हुआ है, इसी में एक और चीज़ का उद्घाटन किया गया और उसका नाम है स्टेट अकादमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज, यानी सास, इसका भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, बात आई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हमारे, नीतीश। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं इनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है मित्रों, मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश, इसे भारत का हृदय कहा जाता है, इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। सर्वाधिक घने वन, सर्वाधिक वन और सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, भोपाल इसकी राजधानी है। और मध्य प्रदेश अपने आप में ही बहुत बड़ा एक राज्य है जो तीसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ग्वालियर का किला कहाँ पर है, तो ग्वालियर में ही है। और जन्म किसका हुआ था ग्वालियर में, तो तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में ही हुआ था। इसीलिए संगीत का आयोजन किया गया था, विश्व संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। तो इसे हम वर्टिकल SRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर, इसके नाम में ही छपा हुआ है। एक कैसी है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। और इसका हाल ही में जो परीक्षण किया है वो किसने किया है, DRDO ने किया है। और DRDO के द्वारा ही इसे बनाया गया है। कहाँ से किया गया था, उड़ीसा चांदीपुर से। DRDO की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, स्थापना 1 जनवरी 1958 को, और हेड कौन है इसके, सतीश रेड्डी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मिसाइल की। तो ड्रोन को भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा, सतह से हवा में ये वार करने की और हवाई खतरों को निष्क्रिय करेगी। और इसकी रेंज रहेगी लगभग 50 किलोमीटर की। रेंज थोड़ी कम है क्योंकि ये निकट जो हवाई टारगेट होंगे उन पर टारगेट बनाएगी अपना, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण DRDO ने चांदीपुर उड़ीसा से किया है। अगला क्वेश्चन आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर भारत तीसरे स्थान पर रहा है। तो आप सभी का याद रखना है, 3 ही गोल्ड मेडल जीते हैं और तीसरे स्थान पर रहा है कौन, अपना भारत। सेकंड स्थान पर कौन रहा है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, तो ये है ईरान। इनने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत ने 3 गोल्ड मेडल और 2 रजत पदक इस खेल में जीते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज का हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसे आप हल्के मत लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, ये 15वें नंबर की जो प्रतियोगिता थी, इसका आयोजन चल रहा था जॉर्जिया में। और जॉर्जिया में भी कहाँ पर चल रहा था, कुटैसी में। ये सिंगापुर इसमें तीसरे स्थान पर रहा है, भारत के साथ ही रहा है। 15 नंबर के ये खेल थे, जॉर्जिया में इनको किया जा रहा था। इसकी जो तालिका है, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ईरान रहा है। इसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो हमारी अतिथि टीम है सिंगापुर, इसने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और भारत के साथ तीसरे स्थान पर है। आप सभी को बताया शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक, सिम्बेक्स विद्याभ्यास किसके साथ होता है, सिंगापुर के साथ। और सिंगापुर हमारा किस संगठन में शामिल है, तो आसियान में शामिल है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना था। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को मैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि जो हमारी ये क्लास है ये नोट्स की है और जो चाहें हम इसमें लिख सकते हैं, आपके सामने तुरंत इसे अपडेट कर रख सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसके लिए आपको अपडेट रहना है। इसीलिए आपको जो बेल आइकन घंटी है उसको भी दबा देना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं सारे के सारे। कहीं ना कहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगातार आप अगर इस वीडियो से बने हुए हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से गेन करने वाले ही हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।